Good morning to all of you. Today we are going to learn about the inflation. What is inflation? Inflation is a situation of excess demand where prices of goods and services are increasing and fall in the purchasing power of money. Means मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं की दामों में वृद्धि होती जाती है और दूसरी तरफ जो हमारे मनी यानी कि हमारे मुद्रा की जो परचेजिंग पावर होती है, मनी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करते जाता है। मीन्स हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की थ्योरी पढ़ी तो वहां देखा कि एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में हमारा एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होता है एग्रीगेट सप्लाई से। वहीं से हमारा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे हमारे सामने रिफ्लेक्ट होने लगता है। मीन्स इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन जो है एक्सेस डिमांड की स्थिति है जहां प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो हैं वो क्या होती हैं, बढ़ते रहती हैं एंड फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसा होने का जो मुख्य रीजन होता है कि जो हमारा डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, जो हमारे वस्तुओं और सेवाओं के जो डिमांड होते हैं वो बढ़ते रहते हैं या ज्यादा होते हैं। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस मात्रा से नहीं बढ़ते हैं जिस मात्रा से डिमांड में वृद्धि होता है। तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड भी जब पढ़े थे लास्ट ईयर तो वहां हमने देखा था कि जब भी किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने लगती है तो उस समय क्या होता है, उसकी कीमतों में वृद्धि होने लगता है। यहाँ देखिए, हमारा डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि सप्लाई जो है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है। यानी कि सप्लाई उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से हमारी डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं। इसका रिजल्ट इन्फ्लेशन के रूप में हमें प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था में। और जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति से अपने अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो है एक बड़े प्लेयर के रूप में उतरती है और अपने मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को यूज करते हुए एक सिचुएशन क्रिएट करती है जिसे हम लोग डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। यानी कि डिसइंफ्लेशन की स्थिति जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जानबूझ करके अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट क्रिएट करती है थ्रू देयर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। डिसइंफ्लेशन के अंतर्गत क्या होता है? डिसइंफ्लेशन के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की जो दामों में वृद्धि होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जो इन्फ्लेशन जो होता है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल हो जाता है। और इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो अपनी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को यूज में लाती है। अब देखिए, ये इन्फ्लेशन की जस्ट रिवर्स वाली स्थिति जो होती है डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन वह स्थिति होती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में हो जाती है और उसके कंपैरिजन में डिमांड कम होता है। यानी कि यहाँ डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया। तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या होने लगेंगे, प्राइजेस घटने लगेंगे। प्राइजेस घटने लगेंगे मीन्स हमारा परचेजिंग पावर बढ़ने लगेगा। और ये स्थिति जो होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जब भी डिफ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी में अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आती है और वो क्या करती है, ऐसा कदम उठाती है थ्रू देयर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज कि जो डिमांड जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो कम हो रहा होता है उसे तुरंत बढ़ाने का प्रयास करने लगती है और बढ़ने भी लगता है। यानी कि थ्रू द रिफ्लेशन पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में रिफ्लेशन की स्थिति को क्रिएट करती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की जो डिमांड जो कम हुए रहती है, लोगों की इनकम में वृद्धि होने के कारण वो पुनः डिमांड बढ़ने लगता है और अर्थव्यवस्था पुनः अपने पटरी पर दौड़ने लगती है, बढ़ने लगती है। एक और स्थिति जो होती है इन्फ्लेशन की वो देखिए स्टैगफ्लेशन की होती है। स्टैगफ्लेशन
मीन्स यहाँ दोनों चीजें हो जाती हैं, इकोनॉमी में स्टैग्नेशन की स्थिति भी क्रिएट हो जाती है और स्टैग्नेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी होता है। मीन्स इट इज ए सिचुएशन वेयर कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग, कंट्रीज जो होते हैं एक्सपीरियंसिंग को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैग्नेशन विथ इन्फ्लेशन। मीन्स स्टैग्नेशन भी होता है और इन्फ्लेशन भी होता है। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में 1991 और 1994 के पीरियड में अवेलेबल थी। उस समय पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उसी समय हमारे देश में नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू किया गया था, यानी कि जो हम आज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो बात करते हैं 1991 में ही अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। उन्हीं लोगों को यानी कि जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो हमारे भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई, उन्हें ही इनका जनक कहा जाता है। How many types of inflation? On the basis of causes, we divide inflation into two groups. First group is demand pull inflation and second group is cost push inflation. Means इन्फ्लेशन जब डिमांड में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होती है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। वहीं जब इन्फ्लेशन लागतों में वृद्धि के कारण, यानी कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को का प्रोडक्शन करते हैं उनके कीमतों में वृद्धि के कारण जब इन्फ्लेशन होती है तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोला जाता है। चलिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज जो होते हैं, मेजर कॉजेज, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने के ये फॉलोइंग रीजन्स हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन जो है हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में यदि तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है तो डिमांड, स्वाभाविक सी बात है कि डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं या सेवाओं के प्राइसेस में भी वृद्धि होगा। दूसरा, यदि मनी सप्लाई, हमारे इनकम में वृद्धि हो जाए, जब हमारे इनकम में वृद्धि हो जाती है, हमारे इनकम में वृद्धि होने का एक रीजन जो होता है कि मनी सप्लाई में वृद्धि हो जाना। इकोनॉमी में यदि मनी सप्लाई बढ़ जाए तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। इसके चलते भी हम क्या करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड करने लगते हैं। और थर्ड जो होता है, ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में कैसे बढ़ती है, यदि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। तो जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो ये भी जो होता है एक डिमांडफुल इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में क्रिएट करने का मेजर कारण होता है। और फोर्थ जो रीजन है, यदि अर्थव्यवस्था में बहुत लार्ज स्केल पे ब्लैक मनी अवेलेबल हो जाए तो भी क्या होगा, इन्फ्लेशन का जन्म होगा। इसी प्रकार से चलिए हम लोग कॉस्ट पुश, मीन्स जब लागतों में वृद्धि हो जाती है, जब भी प्रोड्यूसर्स जिस चीज को प्रोड्यूस करेगा उसके लागतों में वृद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उनकी कीमतों में वृद्धि करेगा ही करेगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि जैसे जो भी हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए लेबर को हम लोग रखते हैं। यदि वेज रेट ज्यादा हो जाए तो किसी भी वस्तु के उत्पादन करने की लागत में वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते उनकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरा, यदि हायर प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रोड्यूसर्स है वो ये सोचे कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो भी वो कीमतों को बढ़ाने लगता है। थर्ड रीजन जो होता है हायर टैक्सेज, यदि गवर्नमेंट वस्तुओं के उत्पादन पर, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है, ये सभी टैक्स अगर बढ़ा दे तो भी ये सभी चीजें भी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने में मददगार होते हैं। ऑल इन द अवेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट्स, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह की जरूरत होती हैं, यदि उनकी शॉर्टेज हो जाए तो भी कीमतों में वृद्धि होने लगती है अर्थव्यवस्था में। यानी कि आप, हम लोगों ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, दो प्रकार की इन्फ्लेशन की बात की, दोनों के हमने काजेस को देख लिया। अब चलिए हम लोग इनके डायग्राम को भी देखते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम, ये देखिए ये डी डी जो है डिमांड है, डी डी डैश जब डिमांड में वृद्धि हो जाती है, सप्लाई में वृद्धि यहाँ नहीं होता है। सप्लाई में वृद्धि नहीं होने के चलते ये देखिए हमारा सप्लाई कर्व पहले वाली ही सप्लाई कर्व है। हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट को दिखाया है, वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाया है। तो यदि हमारा डिमांड कर्व डी डी कर्व है तो हम लोग वाई पॉइंट पे हैं इक्विलिब्रियम में, उस स्थिति में वस्तु की प्राइस जो है
P है, लेकिन जैसे ही हमारा डिमांड इंक्रीज कर जाता है इन सभी कारणों से, तो डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और वो डी डैश के फॉर्म में हो जाता है और हमारी इक्विलिब्रियम E1 पर एस्टेब्लिश होती है और प्राइस OP1 हो जाता है पर यूनिट। यानी कि जो इस बात को बताता है कि जैसे ही डिमांड में वृद्धि होती है वैसे ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होता है, जो कि इन्फ्लेशन को जन्म देता है। उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंतर्गत हमारा डिमांड तो स्थिर रहता है, डिमांड में कर्व में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जो हमारी सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंतर्गत हमारी सप्लाई कम हो जाती है। जब हमारी सप्लाई कम हो जाती है तो हम लोग ई पॉइंट पर जो पहले इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उस ई पॉइंट से हम लोग इधर लेफ्ट साइड में सरक जाते हैं सेम डिमांड कर्व पे, और यहाँ हमारा इकोनॉमी में जो वस्तुओं की सप्लाई जो होती है वो कम होकर के OY से OY1 हो जाती है, और सप्लाई कम होना और डिमांड का स्थिर रहना, डिमांड जो हमारा जो है पहले वाले ही डिमांड कर्व पे है, तो सप्लाई कम होना डिमांड को का स्थिर रहना क्या करेगा, वस्तुओं के और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर देता है, और PP1 यानी कि OP1 हमारा नया न्यू प्राइस एस्टेब्लिश होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि लागतों में वृद्धि के कारण भी इन्फ्लेशन का जन्म होता है। ठीक है, और ये जो है ये ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बता रहा है। इसमें हमने वाई एक्सिस पे इसमें भी हमने प्राइजेस को लिया है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट को लिया है। अब देखिए भारत में जो इन्फ्लेशन को हम लोग जो मेजर करते हैं, उसके लिए हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों का प्रयोग करते हैं। 2014 से पहले केवल होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग इन मुद्रास्फीति की दर का मेजरमेंट करते थे, लेकिन 2014 से हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे मुद्रास्फीति की मापन करते हैं, और इस मुद्रास्फीति के मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए जो एक बेस ईयर हम लोग लेते हैं, वो कौन सी बेस ईयर है, भारत में 2011-12 का साल जो है मुद्रास्फीति के मेजरमेंट के लिए एज ए बेस ईयर के रूप में यूज किया जाता है। इसी के साथ हम लोग आज की अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले क्लास में हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।